बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन जरा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, अबू बकर भाई, जो कि आईटी से बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो कि खुद एक डॉक्टर है। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू बकर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। और अबू बकर भाई, आप काइंडली ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। Basically, myself, Dr. Abubakar, a graduate of Istanbul Medical University, Bachelor of Aesthetic and Cosmetology। डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में डिप्लोमेस किए हुए हैं और एस्थेटिक मेडिसिन में प्रैक्टिस की हुई है। अभी करंटली जो मेरा क्लिनिक है टर्किश हेयर ट्रांसप्लांट लाहौर के नाम से पार्कव्यू सिटी में है, तो वहाँ पे अभी मोस्टली वर्किंग कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट की ही फील्ड मतलब क्यों चूज की, और क्या ये आपका अपना मतलब शौक था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? नहीं, इसमें कोई ऐसा शौक तो नहीं था। बेसिक क्या है कि हमारी जो फैमिली है इनकी जेनेटिक्स में हेयर लॉस है, तो मेरे जितने भी कज़न हैं सबको हेयर लॉस का प्रॉब्लम था। तो उससे रिलेटेड मैं ड्यूरिंग एफएससी थोड़ी बहुत सर्च करता रहता था। वैसे जो मैं एम था वो तो आर्मी में जाने का था, एज ए डॉक्टर ही था, बट आर्मी में था। और उसके फर्दर बाद जब मैंने इस पर सर्च की तो मुझे लगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड है ये मे बी मेरे लिए बेस्ट है। एक तो मैं खुद के हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए और जो मेरे बालों का हेयर फॉल था उसको काफ़ी परेशान था। तो बस यही एक जो एक स्टेप मिला हमें, मैं हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में गया। वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद तो टर्की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रही है मेरे करियर में, टर्की बड़ा फेमस है हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो इसी वजह से वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो कोई ऐसा कोई शौक नहीं था, लेकिन ये है कि वो एक स्टेप चलते गया, तो मैं फिर इसी फील्ड में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड को चूज किया तो क्या आपको मतलब कोई बैकलैश या मतलब कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो कोई मुश्किलात नहीं। मैं फ्रॉम डे वन मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इसको लेके। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन है इसमें बहुत ज़्यादा क्वैक्स है, क्लिनिक में क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, क्योंकि यहाँ पे वो जो है ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी अभी 5 ईयर्स हुए, ज़्यादा कॉमन हुई है। पहले वो इतनी कॉमन नहीं थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम था, पेशेंट रेशो बहुत कम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा। जी माशाल्लाह अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि आपका इससे पहले मतलब क्या ड्रीम प्रोफेशन था? क्या आप मतलब मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते थे या फिर आप किसी वजह से मतलब देखिए, जो प्रेशर की वजह से गए? स्टार्ट पे जो मेरा एम था वो तो आर्मी का था। लेकिन ये कि जैसे ही हमारी एफएससी कंप्लीट हुई, आपको पता है वो आर्मी की वो रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। वो जो भी मामला, जो भी हालात हुए, उसके बाद तो एज ए डॉक्टर आर्मी में ही जाने का माइंड था। लेकिन वो जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि हमारी फैमिली में है जेनेटिक हेयर लॉस था, उसी वजह से बस ये एक बहाना बना है कि मैं इसी फील्ड में आ गया हूँ, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जैसे ही मैंने फील्ड को ज्वाइन किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी रही, एक्सपेक्टेड था जो कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा है। जी माशाल्लाह अबू बकर भाई। अभी तो मतलब आर्मी का काफ़ी अच्छी पाकिस्तान में इमेज बन चुकी है। देखिए, अभी तो बन चुके हैं, लेकिन अभी टाइम भी तो काफ़ी हो गया। अभी हमें करियर में भी ऑलमोस्ट 4 ईयर्स होने वाले हैं। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि सारी चीज़ें ठीक ही रहें। अभी तो आर्मी का इमेज ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वो थोड़े प्रॉब्लम थे, जो भी चीज़ें थी, लेकिन अभी तो ठीक है। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि जब आपकी एफएससी कंप्लीट हुई तो उसके बाद आप तुर्की ही क्यों गए ये एजुकेशन के लिए? एफएससी के फ़ौरन बाद जो मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी वो पाकिस्तान से हुई थी। 4 जो सेमेस्टर है मैंने यहाँ से ही की है। लेकिन ये है कि मैंने स्टार्ट बोला कि पाकिस्तान में ये फील्ड इतनी कॉमन नहीं थी है। तो आफ्टर 4 सेमेस्टर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो एक अच्छी डेस्टिनेशन है वो टर्की है। एक वहाँ पे वैसे भी मेरा दोस्त था, वो वहाँ पे स्टडी कर रहा था, लेकिन वो आईटी की फील्ड में था। तो मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने इसको समझा, वहाँ पे गया और वहाँ पे जो बाकी स्टडी है उसको कंटिन्यू किया। और वहाँ पे तो फील्ड जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है वहाँ पे। अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि जब मतलब एजुकेशन चल रही होती है यूनिवर्सिटी की, तो उस वक्त किस तरह कैरियर के ऊपर फोकस किया जा सकता है और एक्सपीरियंस मतलब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, मैं एक ऐसा बच्चा था, मेरे वाला साहब ने सिक्योरिटी गार्ड थे, स्कूल सिक्योरिटी गार्ड, तो मैंने सारी चीज़ें अपनी खुद ही कवर की है।
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और जो मैंने यूरोप में रियलाइज़ किया डिफरेंस बेसिक क्या है। हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अब बच्चा जब भी सुबह उठता है, सुबह उठते साथ वो स्टेटस लगा देता है कि सच्चाई में कामयाबी है, ऐसे कोई स्टेटस चंद एक ला के बंदा आराम से यूनिवर्सिटी चले जाता है। अब यूनिवर्सिटी जाके बच्चे हमारे क्या करते हैं कि थोड़े से मार्क्स हासिल करने के लिए वो चीटिंग कर लेते हैं। तो ये जो फैक्टर है वो एक हमारी जो हैबिट है वो ऐसे आस्ता आस्ता बिल्ड हो रही होती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि चीटिंग करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एट द एंड होता क्या है कि जब हम लोग चीटिंग कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास एक तो वो नॉलेज वैसे नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें वैसे ग्रैप नहीं। अगर हम लोग चीटिंग ना करें तो हमें ये समझ आ जाती है कि सच्चाई में अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी है। जो चीटिंग नहीं करेगा ऑब्वियसली उसको जो हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा अपने जो मार्क्स लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो वो सक्सेसफुल एक होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। अबू बकर भाई, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब यूनिवर्सिटी चल रही होती है और जैसी मतलब एजुकेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मतलब ये प्रेशर आता है कि जॉब करनी है जल्द अज जल्द, लेकिन जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये यूनिवर्सिटी मतलब आपकी एजुकेशन चल रही होती है यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त किस तरह आप अपने कैरियर को मतलब अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। देखिए आपके पास हर टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अगर आप उनको ढूंढें तो आपको समझ आ जाती है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जब ये अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो इनको यही होता है कि जो एक बंदे का एम होता है कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट होगी मैं एक चेयर पे जाऊँगा, आराम से बैठ जाऊँगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो कोशिश करें कि ड्यूरिंग डिग्री जब आपकी एजुकेशन कंटिन्यू है, हमें कोई लोअर लेवल पे ही वर्किंग मिलती है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मेडिकल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उस पे लोअर लेवल पे कोई वर्किंग मिलती है और कुछ नहीं। मैंने कुछ अपने एक दो मेरे दोस्त हैं, तो वो ड्यूरिंग जो आपका था उनका एजुकेशन, वो एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब करते रहे। मतलब जब उनके 3 सेमेस्टर हो गए थे, उसके बाद फिर जब वो एज ए रिसेप्शन जॉब करते रहे तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी चीज़ें जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड में है, जो प्रैक्टिकल में होते हैं, वो उनको समझ आई है। उसके बाद वहाँ पे उसे एज ए टेक्नीशियन वर्किंग करते रहे हैं। जब डिग्री कंटिन्यू है उनको उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ें उनको समझ आ गई थी, फिर बड़ा ईजी होता है आपके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड अपने क्लिनिक के लिए। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तुर्की से, तो उसके बाद आप जब पाकिस्तान आए तो आपने मतलब अपनी डायरेक्टली क्लिनिक शुरू की या फिर आपने बीच में कोई और जॉब वगैरह भी कहीं पे की? नहीं, डायरेक्टली अपना तो नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले पार्टनरशिप से स्टार्ट किया ताकि मुझे एटलीस्ट यहाँ की जो मार्केटिंग है और यहाँ का जो पेशेंट है वो किस तरह का उसका माइंडसेट है उसका आइडिया हो। तो मैंने 6 मंथ के लिए क्लिनिक के साथ पार्टनरशिप किया। आफ्टर 6 मंथ जब मुझे समझ आई कि यहाँ पे मैं अब इजीली रन अपना क्लिनिक कर सकता हूँ, तो उसके बाद मैंने क्लिनिक रन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी माशाल्लाह अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि जब मतलब आपने अपना क्लिनिक शुरू कर लिया तो उस वक़्त आपको कहीं पे क्या कोई मसाइल का फेस मतलब मसले फेस किए हो? देखिए जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम तो आपको रहती है, आप जो मर्ज़ी कर ले, इश्यूज़ तो रहते हैं। एक तो ये था कि यहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड स्टाफ था वो बहुत कम था। एक एज ए डॉक्टर आप सारी वर्किंग तो खुद नहीं कर सकते, आपको एक टीम पूरी बिल्ड करनी होती है, अपनी मार्केटिंग की टीम बिल्ड करनी होती है, आपको जो असिस्टिंग स्टाफ होता है उसको बिल्ड करना होता है। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत सारा मुझे जो है 2 ईयर्स के लिए तो मैं स्ट्रगल ही करता रहा इस चीज़ के साथ साथ। क्योंकि क्या था कि जो टर्की में टेक्निक थी और जो पाकिस्तान में, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, जो इक्विपमेंट है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उस पे स्टार्ट पे तो वो काफ़ी परेशानी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी टीम भी सारी रेडी हो गई है और जो इक्विपमेंट है वो तो हम इम्पोर्ट ही टर्की से करते हैं, पाकिस्तानी इक्विपमेंट हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि अभी हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया है आपकी जर्नी के बारे में, आप ये बता दीजिए कि हेयर ट्रांसप्लांट का बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है? बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ रूट फ्रॉम डोनर एरिया टू रेसिपिएंट एरिया, यानी कि डोनर एरिया से हम बाल निकालते हैं और आगे वाले एरिया पे इम्प्लांट करते हैं। डोनर एरिया मोस्टली हमारा बैक ऑफ द हेड होता है, आपके बियर्ड भी एज ए डोनर एरिया हो सकती है, चेस्ट भी डोनर एरिया हो सकती है। तो यहाँ से बाल निकाल के हम आगे लगाते हैं।
जैसे एक फसल नहीं होती, फसल को एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगाते हैं, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही भी टेक्निक है इसमें। तो देखिए पहले अगर आप चले जाए पाकिस्तान में 15-20 साल पीछे, तो ऐसी कोई सर्जरी या कोई ऐसा कोई ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जो लोग होते थे वो विग वगैरह लगा लेते थे या कोई पैच, ऐसी सारी चीज़ें लगा लेते थे। लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है कि ये एक नेचुरल बाल हासिल करने का एक जो हमारे पास वाहिद सोल्यूशन है वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। उसमें हम क्या करते हैं कि पीछे वाले हिस्से से हम आपके बाल निकालते हैं, उनको आगे वाले हिस्से पे लगा देते हैं, जो नेचुरली तौर पे ग्रोथ करते हैं। उनकी आप कटिंग करवा सकते हैं, जैसे आपके कुदरती बाल है, यानी कि जैसे यहाँ पे बाल है बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही होते हैं, सिर्फ आगे वाले हिस्से पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ऐसे आपको एक नेचुरल लुक मिलती है और फॉर लाइफ टाइम आपका जो बालनेस का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि आपको भी क्या कोई इस तरह की मतलब इशू का फेस मतलब आपको भी कोई इस तरह का इशू फेस करना पड़ा हो जिसकी देखिए वजह से आपको आपको एयर ट्रांसप्लांट करवाना हो? तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारा जेनेटिक साइकिल है, जेनेटिक साइकिल में हमारी फैमिली में जो इनहेरिटेंस है उसमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। जो कॉर्नर हमारी दोनों फ्रंटल टेम्पोरल साइड्स हैं वहाँ पे हेयर फॉल हो जाता है। तो उसी वजह से ये देखिए, अगर आपको नज़र आए कि मेरा ट्रांसप्लांटेड बाल है, बिल्कुल एक नेचुरल लुक दे रहे हैं, तो उसी वजह से मैं ट्रांसप्लांट की तरफ मूव हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा जेनेटिक साइकिल के अंदर बाल गिर रहे होते हैं तो उनको रोक नहीं सकते किसी भी ट्रीटमेंट के। वैसे तो अभी तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट मौजूद है जिसमें जो बाल हमारा हेयर फॉल हो रहा हो उसको हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन जो बाल हमारे जेनेटिक साइकिल के अंदर होते हैं वो एट दी एंड गिर ही जाते हैं आपके, वो फॉल हो जाते हैं। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई आप ज़रा मज़ीद एलेबोरेट कर दीजिए कि मतलब किस तरह ये मतलब जो डोनर साइड होती है वहाँ से निकाल के मतलब बाल किस तरह ऊपर वाली साइड पे लगा दिए जाते हैं? जब पीछे से जब हम बाल निकालते हैं हमारे पास एक ना पंच सा होता है, बिल्कुल वो एक होल सा यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो वहाँ पे पंच लगाते हैं। पंच क्या करता है, नीचे से जो जड़ होती है उसके नीचे वाली जो स्किन होती है उसको यूँ काट देता है, स्किन सारी कट जाती है, वो एक ग्राफ्ट आ जाता है। ग्राफ्ट को हम निकाल लेते हैं, निकाल के हम उसको पहले फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने के बाद आगे छोटा सा हम लोग सुराख करते हैं, एक ब्लेड हमारे पास होता है, ब्लेड के साथ छोटा सा सुराख करते हैं जितना को हमारे बाल का साइज़ है। फिर उस बाल को पकड़ के उस सुराख के अंदर रख देते हैं और आपके जो है 3 से 4 दिन में वो जो सुराख है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जो ज़ख्म वगैरह होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, 3 से 4 दिन के बाद एक आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि मतलब आपने ये बताया ना कि जब आप प्लांट कर देते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद तक वो पूरी तरह वो हो जाता है, कवर हो जाता है और वो नॉर्मल आपके मतलब बाल जिस तरह होते हैं उसी तरह बन जाता है। लेकिन जब आप प्लांट करते हैं बालों को ऊपर वाली साइड पे या मतलब लगाते हैं तो उस वक्त आप फौरी क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए फौरी हमारे पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, तो वो पेशेंट पे होता है वो कौन सी चीज़ें लेते हैं। बेसिक तो ये है कि आपने केयर करनी है। जो बाल लग गए हैं उनको कोई ऐसे ट्रीटमेंट की, कोई लहदा से प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। मेनली ये होता है कि हमने उनकी केयर करनी होती है। लेकिन हमारे पास लेज़र लाइट थेरेपी होती है, उसको हम देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से जो हमने बाल लगाए होते हैं इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम इसको एक कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रखें, बिल्कुल जो कोल्ड टेम्परेचर है कम से कम टेम्परेचर पे रखें, तो देन भी इसके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो और जो हमारा हीलिंग का प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी फॉलो करते, बाल लगने के बाद जो आपको एहतियात करनी होती है अगर वही भी कर लेते हैं तो आपके बाल काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। एहतियात जैसे कि कोई हमने कोई रगर वगैरह ऊपर नहीं लगने देनी, कोई चीज़ ऊपर नहीं रख लेनी ताकि जो हमने बाल लगाए वो बाल बाहर ना आ जाए। उन बालों को ग्रिप होने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन के बाद वो स्किन हमारी जो बिल्कुल बंद हो जाती है, बाल ग्रिप हो जाता है। उसके बाद अगर हम इतनी एहतियात ना भी करें कोई मसला नहीं होता, लेकिन कम से कम पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि 15 दिन के लिए आपने एहतियात करनी है। कोई रगड़ ना लगे, कुछ चीज़ टच ना हो जाए, कोई ज़्यादा मट्टी गट्टी वाली जगह पे ना जाए, कोई टेम्परेचर का ख्याल रखे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। मतलब ये हवा वगैरह से नहीं होता? नहीं, हवा वगैरह से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे अगर बिल्कुल आप पंखे के आगे बैठे हैं या कोई आप बाइक पे से हम लोग सफ़र करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। जब प्रेशर आएगा, मेनली क्या है कि बिल्कुल एक पौधा है, एक सॉफ्ट सा पौधा है, उसको हमने लगाया हुआ है तो उसको कोई डैमेज ना हो, किसी भी चीज़ से उसको डैमेज हो। अगर किसी भी चीज़ से उसको डैमेज होता है तो उसके जो सर्वाइवल के चांसेस है कम से कम होते चले जाएंगे। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि इस हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं?
देखिए वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इटसेल्फ कोई किसी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि ये आपके ही बाल है, आपके बाल निकाले हैं आगे लगा दे, इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने ड्रग्स का कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं करते। लेकिन कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स है वो कैसे हम हो सकते हैं कि जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं अगर वो स्टेरलाइज ना हो, अगर इक्विपमेंट को स्टेरलाइज नहीं किया गया, फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट पे हमने पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई हेपेटाइटिस का कोई ऐसा इशू है, तो अगर वही इक्विपमेंट विदाउट स्टरलाइजेशन, हेपेटाइटिस वाले वैसे नहीं स्टरलाइज हो सकते, लेकिन अगर उसको और प्रॉब्लम होती है विदाउट स्टरलाइजेशन, अगर वही इक्विपमेंट हम सेकंड पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो देन आपको जो है साइड इफेक्ट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट पॉसिबल है वो क्या है कि जब हम स्किन में बाल लगाते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो घने बाल लगाने के चक्करों में स्किन को ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। जब स्किन को ज़्यादा डैमेज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, ज़ाहिर है वो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो कट हो सकती है। इसके अलावा जब मैंने बोला जैसे अब कोई मिट्टी के वाली जगह पे जाते हैं या कोई ऐसे आप वैसे डैमेज करते हैं, कोई ऊपर चीज़ रख लेते हैं, तो देन भी हल्का फुल्का साइड इफेक्ट के इसमें चांसेस होते हैं। अदरवाइज इटसेल्फ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर सर्जन के पास जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप एहतियात करेंगे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ओबियसली अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आपके जो डॉक्टर है ये चीज़ों को प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे स्टरलाइजेशन के, तो देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबल है। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि पेशेंट क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर मतलब सर के ऊपर कितने बाल मतलब लगा सकते हैं? देखिए ये सर्जरी है ट्रांसफ़र डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया पे। तो हमने देखना है कि हमारा रेसिपिएंट एरिया है कितना, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना होता है। अगर हमारा रेसिपिएंट एरिया ज़्यादा हो और डोनर एरिया कम हो तो ओबियसली हमारे बाल इतने ज़्यादा घने नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो रेसिपिएंट एरिया कम हो और डोनर एरिया ज़्यादा हो तो हम बालों को घने से घने करके उनको क्लोज से क्लोज करके लगा सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक का भी डिफरेंट है, हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बालों को ज़्यादा करीब ज़्यादा घना कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट समझ लें कि मैक्सिमम 80% तक, जैसे एक नेचुरल बालों की डेंसिटी होती है 80% तक वैसे हो जाती है। लेकिन अगर डोनर एरिया कम होगा तो आपका फिर रिजल्ट ओबियसली थोड़ा सा कम हो जाता है। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि इसमें मतलब क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के? अभी जो पाकिस्तान में चल रहे हैं कॉमनली 3 मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एक है FUT जिसमें फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें एक है FUE फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन और एक है DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। जो सबसे पहला है FUT फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट, उसमें क्या करते थे, अभी तो वो इतना नहीं हो रहा, उसके कैंडिडेट बहुत कम है। जो आप 5 या 6 साल पीछे चले जाए तो वो काफ़ी कॉमन था। उसमें हम पीछे से आपकी जो पूरी स्ट्रिप है ना, यानी कि पूरी आपकी स्किन है, पट्टी है, उसको उतार लेते थे, फिर स्किन को आपस में स्टिच कर देते थे। वो स्किन को उतार के यहाँ पे रख के फिर उसमें से हम सिंगल सिंगल बाल निकाल के वो लगाते थे। और उससे जो एडवांस अभी चल रही है ये है FUE फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम सिंगल सिंगल बाल पीछे से निकालते हैं, यानी कि जो आपकी स्किन होती है ये बिल्कुल यहाँ पे ही रहती है। हमारे पास एक पंच होता है, पंच के ज़रिए सिंगल सिंगल एक एक करके बाल निकालते हैं, एक एक करके आगे लगाते हैं। तो अब एक और बड़ी एडवांस टेक्निक है जो अभी पाकिस्तान में बहुत कम है, मोस्टली यूरोप में या अमेरिकन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे हो रही है DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। उसमें क्या होता है, हम आगे सुराख नहीं करते, हमारे पास एक पेन होता है, पेन के अंदर ग्राफ्ट को फिल करते हैं, देन आगे इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसमें ये सुराख करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि मतलब ये जितने मतलब पीछे के बाल होते हैं इनको मतलब सिंगल सिंगल निकाल के मतलब लगाना किस तरह पॉसिबल है? क्या ये कोई मशीनरी होती है या कोई बिल्कुल ऐसे मैंने बोला हमारे पास ना एक पंच होता है, यानी कि जैसे एक सिलेंडर टाइप ऑफ पंच होता है, उसके अंदर होल होता है, जैसे एक ड्रिल मशीन होती है। तो वो होल हम बाल जो ऐसे ये हमारा बाल है, ये ऐसे होल है, तो यूं ही ऐसे वो जो होल अंदर जाएगा उसको ड्रिल करेगा, बाल को ड्रिल करके यहाँ से अलहदा कर देगा, फिर हम बाल को उतार लेंगे और आगे ऐसे इम्प्लांट कर देंगे। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पंच होता है वो एक ही होता है एक बार में, या मतलब वो इंसान उसको मतलब पंच को उसके ऊपर मतलब उस तरह करते हैं उसके या पीछे ड्रिल मशीन होती है, लेकिन पंच को हमने खुद सेट करना है, यानी कि बाल जब हमने निकालना है तो बाल को हमने खुद सेट करना है। लेकिन पंच के पीछे मशीन होती है, पंच उसके आगे लगता है, वो मशीन ड्रिल करती रहती है ना, और उसको जो सेट करना है कहाँ कहाँ से हमने बाल निकालने हैं वो पंच के थ्रू हमने खुद ही निकालने हैं, वो हैंड वर्क ही है, मैन वर्क है।
वैसे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन हेड होता है, एवरेज जो होते हैं लोग होते हैं, उनके एटलीस्ट भी 1 लाख बाल होते हैं सर पे, बिल्कुल ऐसे नेचुरल बिल्कुल जो होते हैं। तो मतलब अगर वो पीछे के सिर्फ मिला लें, अगर वो मतलब ये वाली उनके साइड में ना भी बाल हो, कम से कम भी पीछे हजारों में बाल होंगे, बिल्कुल तो ऐसे। उनको मतलब वो किस तरह लगा के वो मतलब लगा देखिए, देते हैं। हम जो पीछे वाले बाल है ना, उसमें हमने देखना होता है कि हमने इतने से बाल निकालने हैं कि पीछे वाले पे भी पता ना चले कि हमारे बाल निकले हुए हैं कि नहीं। अब पीछे वाले को हम एज ए डोनर एरिया क्यों लेते हैं, उसकी दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये कि पीछे वाले, आपने देखा होगा, यहाँ से कभी भी किसी के बाल नहीं गिरते। जो पीछे वाला एरिया होता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स ही नहीं होते जो हेयर फॉल के फैक्टर्स होते हैं उनको कैच करते हैं, इसलिए ये बाल लाइफ टाइम के लिए होते हैं। सेकंड ये होता है कि अब पीछे हमारे पास जो डोनर होता है, इसमें मोस्टली हमारे पास कोई 40,000 के राउंड अबाउट इसमें हमारे पास बाल होते हैं। तो अब हमें अगर वहाँ से सारे ही बाल निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली वो पीछे वाला एरिया गंजा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें जो बुक्स ने रिकमेंडेड किया होता है कि 25% बाल निकाल ले, इनके पीछे वाला एरिया भी हमारा बिल्कुल सेफ रहे और फ्रंटल एरिया पे भी हमारा थोड़ा बहुत कवर हो जाए। अगर वही हमारे पास सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा एरिया होगा तो डेंस हो जाएगा। अगर फुल हेड हमारा बिल्कुल बाल्ड होगा तो देन पॉसिबल नहीं है कि उसको डेंस किया जाए, लेकिन एक अच्छा गुजारा हमारा हो सकता है जो हमारा 50 ईयर्स के एज होती है उसके अकॉर्डिंग। जी जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल मतलब एक प्रोफेशनल बड़ी क्लिनिक चला रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, तो आपको जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं, उनकी तरफ से यूनिक या फिर वियर्ड डिमांड्स आती होंगी, तो आप कोई ऐसी फ़नी स्टोरी शेयर करना चाहें। देखिए, एक मेरे पास ना बनी फनी स्टोरी है। हमारे पास एक पठान आए थे उधर से सवात से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो अब आपको पता है वो पठान लोग ज़्यादा सर्च वगैरह नहीं करते, उसको ना उर्दू भी बहुत कम समझ आती थी। तो उसने क्या किया कि हमारे पास आया, मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे बाल लगा दे। हमने उसको लटाया, उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया। अब हेयर ट्रांसप्लांट से उठने के फ़ौरन बाद जब उसको मिरर दिखाया तो कहता है मेरे बाल किधर है। हालांकि वो, तो हम रूट लगाते हैं तो उसके माइंड में ये था कि जैसे वो विग टाइप होता है। तो मज़े की बात यह है कि उसकी शादी थी, आफ्टर 2 डेज उसकी शादी थी। तो वो अब मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे बाल किधर है, क्योंकि अगर वो उसने कोई क्वेश्चन किया होता तो मैं उसको समझाता। उसने बस आते साथ यही बोला कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दे। हमने कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उसने पीछे फैमिली को कॉल की कि मेरे बाल नहीं आ रहे, वो है ये है। हालांकि 2 दिन के बाद बाल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो हम काफ़ी ज़्यादा उस टाइम ना हम हंस रहे थे कि यार ये किस तरह का सिस्टम हो गया है। पेशेंट को इतना सा भी नहीं पता कि ये छोटे छोटे बिल्कुल जरे लगती है। उसका ये माइंड था कि जैसे बड़े बड़े बाल लग जाने और अगले दिन ही मैं शादी पे जा सकता हूँ। तो ऐसा भी कुछ था। तो उसके अलावा आपको मतलब उस वक़्त तो मतलब वो हो गया सब कुछ, लेकिन उसके बाद क्या आपको पता है मतलब उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने मतलब उनके नेचुरली ग्रो हो गए, या फिर उन्होंने कोई और नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया या विग नहीं, लगा ली? तो बाल तो ऑब्वियसली नेचुरली ग्रोथ होने ही थे, लेकिन उनमें टाइम लगना था ना, जो इसका टाइम पीरियड था वो होना था। तो अब वो कह रहा था अब शादी को तो आगे कर नहीं सकता। उसने उसी कंडीशन में शादी की है, यानी कि 2 दिन बाद उसकी शादी थी। उसके बाद वो फिर हमारे पास आया 6-7 मंथ के बाद। माशाल्लाह उसे काफ़ी अच्छे बाल हो गए थे, काफ़ी खुश था। बस ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं था या आपने बताया नहीं था। मैंने फिर उसको यही बोला, आप पूछते तो हम लोग कोई चीज़ बताते। तो बस उसने बोला कि मैंने किसी दोस्त का देखा था, उसका आपसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसके बाल बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके दोस्त को तो 1 ईयर ऑलरेडी हो चुका था ट्रांसप्लांट को। तो अब तो उसके बाल काफ़ी बेहतर है। जी थैंक यू अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि क्या कोई मतलब ये सर के अलावा भी क्या कोई और हेयर ट्रांसप्लांट या मतलब ट्रांसप्लांट होता है, मतलब बियर्ड का? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनका बिल्कुल दाढ़ी होती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। जो हमारा बियर्ड है बेसिकली ये मोस्टली जो फेशियल रूट होते हैं तो ये जेनेटिक साइकिल में रहता है। तो जिन लोगों के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे उनके ये जो बियर्ड के बाल होते हैं ये नहीं आते। तो बियर्ड के बाल भी सेम एज इट इज जैसे हम हेड के इम्प्लांट करते हैं, लेकिन इन बालों को इम्प्लांट करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड अप्लाई करना होता है हेड की निस्बत। जो हमारे यहाँ पे हेड पे बाल होते हैं वो जड़ों में होते हैं, एक जड़ के अंदर 2 या 3 बाल होते हैं। और ये जो बियर्ड वाले होते हैं ये सिंगल सिंगल बाल होते हैं, एक जड़ के अंदर एक ही बाल होता है। तो अब अगर हम आपके जो हेड से बाल लेके यहाँ पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो अच्छे नहीं लगेगी, इनकी लुक और तरह की होती है, बियर्ड और तरह की होती है। तो उसके लिए हम लोग आपकी चस्ट से बाल ले लेते हैं, चस्ट से बाल लेके उनको यहाँ पे इम्प्लांट कर लेते हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं बियर्ड वाले, तो
कुछ लोग तो आईब्रोज के भी करवाते हैं, ठीक है, कुछ के तो पूरी बॉडी पे भी नहीं होते, लेकिन वहाँ पे ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। जो कॉमनली होता है आईब्रोज के भी काफ़ी कॉमन है, और बियर्ड के और म्यूस्टिचेस के काफ़ी कॉमन हेयर ट्रांसप्लांट है। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि अगर एक ही जो सेशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, अगर उसी में पूरा हेड ना कवर होए, या फिर अगर आपकी ये जो पीछे वाली साइड है इसमें ज़्यादातर अब ज़्यादा बाल ना हो, तो फिर मतलब क्या पॉसिबल हो सकता है? देखिए, आप हेयर ट्रांसप्लांट के 4 सेशन ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। 4 सेशन आप इजीली ले सकते हैं, इतने हमारे पास होंगे। एक में हमने 25% निकालनी होती है। लेकिन अगर हमारे पास डोनर एरिया कम हो बैक ऑफ द हेड, देन हम आपके बियर्ड से बाल निकाल लेते हैं, जिनकी बियर्ड अच्छी हो, जिनके चेस्ट पे बाल अच्छे हो। इवन दो कि हम प्यूबिक रूट भी आपके निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है हमने क्या बेसिक देखना होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लगे हुए बाल अच्छे लगना बड़े ज़रूरी है। तो अगर हमें पेशेंट कहे कि आप हमारे बियर्ड से भी निकाल के लगा दे तो कोई मसला नहीं, तो बियर्ड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बियर्ड वाले बाल थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं, एस्थेटिकली वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने हमारे हेड के बाल होते हैं। लेकिन ये है कि हम फिर इम्प्लांट करते हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल गंजे होते हैं, इतना इतना बड़ा उनका हेड खाली हुआ होता है, तो उनके लिए फिर हम बैक ऑफ द हेड से भी लेते हैं, बियर्ड से भी लेते हैं। बोले कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बियर्ड से लेके चेस्ट से लेके प्यूबिक रूट भी हम लेते हैं, यानी कि वो हमारी सर्जरी भी कम से कम 20-25 घंटे की हो जाती है। तो सारी बॉडी से भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं बाल आपके। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि क्या मतलब कोई डोनर अलग भी हो सकता है, मतलब कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है डोनर? इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। डोनर दूसरा पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे ट्रांसप्लांट होते हैं, तो सेम एज इट इज़ हेयर का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लीगली तौर पे इसकी इजाज़त नहीं, परमिशन नहीं है कि हम किसी और के बाल निकालें। उसकी क्या वजह है कि अगर कोई और लाइफ सेविंग सर्जरी हो जिसमें कोई पेशेंट को लाइफ थ्रेट हो, तो उसमें हम किसी और का कोई डोनर लेके कोई भी चीज़ लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बालों की सर्जरी है, ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि इसमें आपको लाइफ थ्रेट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो इसी वजह से लीगली तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम किसी और को एज ए डोनर एरिया लें। लेकिन पॉसिबल है, लिया जा सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो ऐसे ही सेम हेयर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। लेकिन इसकी लीगली तौर पे कोई ऐसी परमिशन नहीं है, क्योंकि वही रीज़न है कि ये कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर नहीं, ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, क्या ये हर कोई करवा सकता है या इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि डोनर एरिया। सबसे पहले हमने देखना है, अगर हमारे पास इनफ डोनर एरिया हो तो देन हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि हमने देखना होता है कि या पेशेंट जो है उसका एज कितनी है, क्या वो सर्जरी की जो अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बेयर कर सकता है कि नहीं, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो बिल्कुल एक सेफ जोन में रह के हम वर्किंग करें, उस पर फोकस करें। डोनर एरिया अगर हो तो उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई हार्ट डिजीज़ ना हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि अगर फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो हमें मसला ना हो, क्योंकि ये कोई लाइफ सेविंग सर्जरी तो है नहीं, या कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि पेशेंट को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है देन ही हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। तो अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, मतलब वो बॉडी ऑर्गन्स की वो ट्रांसप्लांट नहीं है, तो ये तो मतलब इसकी मतलब क्या कॉस्ट होती है दूसरे ट्रांसप्लांट्स के मुकाबले में? देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है इसकी जो कॉस्ट है ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका क्लिनिक किस तरह का है। क्योंकि ये मोस्टली आपकी जो हैंड वर्क है वो होता है, इसमें कोई अलग से इक्विपमेंट या कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती है। इनके इसके खुद के एक्सपेंस बहुत कम है। जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो सिंपल टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ बाल निकालने आगे लगा देने हैं, वो ऑलमोस्ट 70,000 से स्टार्ट होती है और ये 4 लाख तक जाती है। जैसे मैंने डिफरेंट टेक्निक की बात की, अगर हम जो इक्विपमेंट है इसको इंपोर्ट करते हैं, टर्किशिंग की इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो उनकी प्राइसेस लिटिल बिट इसमें हाई होती है। लाइक 1,50,000 तक हमारी प्राइसेस उसमें चली जाती है। अगर उसमें पेशेंट कहता है कि मेरे बाल जो आप लगाए गए उनको स्पेशल जो है हमारे पास सोल्यूशन है उनके अंदर रखे, साथ कोई ऐसा भी ट्रीटमेंट मुझे दे के जो मेरे अपने बाल है वो भी मजबूत हो जाए साथ, तो अगर इस तरह का कस्टमाइज हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें हमारी जो प्राइसेस है 2 लाख तक 250 तक चली जा सकती है पाकिस्तान के अंदर। अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए कि
लोग इतना ज़्यादा मतलब हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहे हैं अभी, मतलब ये 20s में? देखिए अब 20s में अगर हम आ जाए तो देखिए पर्सनैलिटी बहुत सारी मैटर कर रही है। और ये जो हमारी जनरेशन है आफ्टर 16 ईयर्स ही जो हमारे लोग होते हैं उनको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनकी 20 ईयर की लाइफ में जो है आपका फॉल बिल्कुल हो चुका होता है। देखिए वही एक लाइफ के स्टेज होते हैं 4 to 5 ईयर जिसको हमें एंजॉय करना होता है। तो बालों के बगैर तो कोई किसी किस्म की पर्सनैलिटी नहीं। बालों को तो आपके हेड का जो क्राउन कहा जाता है तो उसके बगैर तो पर्सनैलिटी नहीं। इसी वजह से मोस्टली लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। तो दूसरा ये कि पहले ये सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन बहुत थी, अब ये बड़ी सेफ सर्जरी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हल्का सा भी इशू नहीं आता। तो इसलिए मोस्टली लोग जो है ना अब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो अबू बकर भाई, जिस तरह अभी आपने कहा कि जो पुरानी सर्जरी होती थी उसका थोड़ा डिफरेंट मतलब टाइप का प्रोसीजर होता था, तो आप ये बता दीजिए कि ओल्ड मेथड्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, और एक कामयाब मतलब जो एक प्रोसीजर होता है वो मतलब ओल्ड मेथड क्या था, और अभी जो जिस तरह आपने बताया नया का तो आपने बता दिया जिस तरह आप लोग करते हैं, ठीक है। आपने 3 टाइप के बताए, लेकिन जो पुराने थे वो किस तरह के थे? पुराने में मैंने आपको बताया ना कि पीछे से हमने आपकी ये सारी स्किन निकाली, जैसे ये हमारा बाजू है तो इसकी ये सारी पट्टी को ऐसे करके ये निकाल के हमने बाहर रख लिया। उसके बाद ऐसे दोनों को स्टिच कर देते तो इतना बड़ा हमें ज़ख़म आ जाता था। तो अब क्या होता था, उस ज़ख़म की कम से कम हमने 1 महीने के लिए उसकी हिफाजत करनी होती थी, एहतियात करनी होती थी। तो अब क्या, तो उसके ड्यूरिंग आपको किसी वक्त भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो जो ज़ख़म सारा बन जाता है उसमें रेशा पड़ जाता था लोगों को। और अब उसको रिकवर होते होते इतनी स्किन को कम से कम हमें 4 to 5 मंथ लग जाते थे। उसमें पेशेंट को हल्का हल्का पेन रहता था, हल्का हल्का प्रॉब्लम रहता था। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमने एक एक बाल निकालना है तो आपके 2 दिन के अंदर जख्म ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो पुरानी वाली सर्जरी में जो रेशा पड़ने वाला प्रॉब्लम था ये बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट जो है आपके 10% से ज़्यादा लोगों को रेशा पड़ जाता था। और उसके बाद पेन रहना हेड में, और आगे वाले हिस्से में भी इतने इतने बड़े कट आते थे, वो आपकी 6 6 7 7 माह के लिए दर्द ही नहीं थी जाती है लोगों की। तो ये प्रॉब्लम थी। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि पूरी दुनिया से लोग तुर्की सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए स्पेशल क्यों जा रहे हैं? देखिए अगर हम जो हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा मूव हो तो जो इस्तांबुल आपका सिटी है ना, पूरे यूरोप के लोगों का ये मरकज़ होता था। सारे यूरोप के लोग इस्तांबुल सिटी में आते थे सैर व तफरी के लिए। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी सारे यूरोप के लोग आते हैं। अब यूरोप की जो करेंसी है या जो बाकी दुनिया की करेंसी है, अमेरिका की, यूके की, यूरोप की, उसमें और टर्किश करेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो टर्किश करेंसी है ये बहुत सारी कम है उनकी निस्बत। तो यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत कम है। जो आपका नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट होता है यूएसए में होता है या यूके में होता है, मिनिमम भी इस पे आपके $5000 लग जाते हैं। लेकिन जो टर्की में इसकी प्राइस है वो है ऑलमोस्ट कोई $1000 में आपका हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो पेशेंट थे, ये जो सारे हमारे पास यूके के या यूएसए के पेशेंट थे, ये टर्की जाते थे, वहाँ पे अपनी जो अपने सैर तफरी के लिए जाते थे। तो वहाँ पे ये हेयर ट्रांसप्लांट जब प्रोसीजर करवाते थे तो ये क्लिनिक को एक्स्ट्रा पे कर देते थे कि हमें अच्छे प्रोटोकॉल प्रोवाइड किए, हमारा अच्छा प्रोसीजर करे, तो आप हमसे लाइक $1200 ले लें या 1500 ले लें। तो इसकी वजह से वो क्लीनिंग क्या करते, उसके लिए वो डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि वो करेंसी बहुत कम थी उसकी जो है टर्की की। उसकी वजह से वो प्रोटोकॉल उनको बहुत सारे ऐड करते थे। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब प्राइसेस भी वहाँ पे बहुत कम है, और जो है आपकी बाकी सारी चीज़ें वो वहाँ पे बहुत अच्छी है, प्रोसीजर वहाँ पे बहुत अच्छा है, और जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो अबू बकर भाई, आप ये बता दीजिए कि हेयर ट्रांसप्लांट की जो इंडस्ट्री है इसमें आपको मतलब क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है, स्कोप पाकिस्तान में नेक्स्ट देखिए डेकेड के? पाकिस्तान में आप देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर का शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है, हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है। अब यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है क्वैक्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें लाहौर के अंदर ही, हमारे लाहौर में बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक हो गया, ऑलमोस्ट 1000 के राउंड अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सिर्फ लाहौर में है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि टेक्नीशियन मोस्टली काम करना स्टार्ट कर गया, तो साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से बढ़ गए हैं पहले की निस्बत। ओवरऑल तो इस सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अब 50% से ज़्यादा टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी। तो होप्स हो गए इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको फर्दर ठीक करेगी। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, क्वालिफाइड लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो देन तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि अब हर बंदा हर दूसरे बंदे को हेयर फॉल हो रहा है। पाकिस्तान में तो जो अभी रिपोर्ट्स आई है उसमें ये है कि पाकिस्तान के हर तीसरे बंदे को यहाँ पे हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्कोप तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेजर थिंग है कि गवर्नमेंट सेक्टर को यहाँ पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं ये सबसे बुरी चीज़ है।
जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। अबू बकर भाई आप ये बता दीजिए, अभी तक जितना भी माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है उससे आपने मतलब अभी तक क्या सीखा है, आपकी क्या लाइफ लर्निंग है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, हमें डिसिप्लिन लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग जो सक्सेसफुल नहीं एक लाइफ गुजार रहे, उसका जो मेजर प्रॉब्लम है डिसिप्लिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे कुरान में कह दिया गया है कि आप सुबह उठो, सुबह उठते साथ ही आप अपने रिज़्क के लिए निकल जाओ। लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक हमारा जो बच्चा है वो उठता है तकरीबन 12 बजे जाके। अगर एक नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी लाइफ है स्टूडेंट्स की उसको हम लोग देखें, तो हमारा स्टूडेंट जो है सुबह 11 बजे उठता है, 11 बजे उठ के वो यूनिवर्सिटी जाता है। अब यूनिवर्सिटी में भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई अच्छा है नहीं, वहाँ पे भी कोई प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ वो रटा लगाता है। अब बच्चा 11 बजे उठा है, उसने सारा वो रटा लगाया, रटा लगाने के बाद अब वो रात को आया, रात को उसने मोबाइल यूज़ किया तो बस सो गया। तो इस तरह से एक इस तरह की लाइफस्टाइल के साथ आप कभी भी एक सक्सेसफुल चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यही अगर हमारे स्टूडेंट सुबह मॉर्निंग टाइम उठ जाए, तो देखिए मॉर्निंग टाइम उठने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये जो हमारी नींद है ना, अगर हम सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो रात को हम जल्दी सो जाएंगे। जब जल्दी सो जाएंगे तो वो डीप स्लीप होती है। ये जो हमारा टाइम होता है, अल्लाह ताला ने जब कहा है कि ये जो अंधेरा है ये मैंने आपके सुकून के लिए बनाया है। जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आफ्टर इशा आपने सो जाना है, उसमें आप सुबह उठेंगे तो आपको एक डीप नींद आएगी। डीप नींद से क्या होगा कि आप एक्टिव होगे, जो आपका पूरा दिन होगा वो बहुत सारा एक्टिव होगा। जो आप एक वीक के अंदर काम कर रहे हैं वो आप एक दिन में ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप 11 बजे सुबह उठते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो नींद होती है वो इतनी डीप आपको स्लीप नहीं होती, उसकी वजह से आपका सारा दिन वो एक्टिव नहीं रहता। आपका जो माइंड होता है वो वैसे काम नहीं कर रहा होता। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर आप रात को मोबाइल यूज़ करके सो जाते हैं। तो इस तरह की लाइफ से फिर कुछ भी नहीं होता। अगर सुबह उठेंगे, टाइम से सोएंगे, डीप स्लीप आएगी, आपका माइंड फ्रेश होगा और आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। लाइक अगर हम देखें, जो हमारे वर्किंग आवर्स है, जो भी या कोई हमारे ऑफिस वाले लोग हैं, वो 12 PM से लेके उनका कोई 5 PM तक या 6 PM तक टोटल हमारे पास 5 घंटे बनते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर यही हम सुबह फजर टाइम उठ जाए, तो हमारे पास सुबह फजर से लेके अब 5 बजे होती है, 5 बजे से लेके हमारे पास 10 बजे तक का 5 घंटे का टाइम है। यानी कि अगर हम टाइम से उठते हैं तो हमारे पास 2 दिनों का टाइम हो जाता है। 5 घंटे ये भी काम कर सकते हैं, 5 घंटे हम शाम को भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे फिर क्या होगा कि हम उस दौरान कोई नया बिजनेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी कोई रूटीन 5 to 9 की या 9 to 5 की कोई आपकी रूटीन जारी है, तो अगर आप सुबह फजर टाइम उठ जाए, आपके पास 3 आवर्स 4 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसमें आपको नया बिजनेस, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। तो उसमें फिर आपको कामयाबी आपके पास है बिल्कुल। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। तो अबू बकर भाई मेरा भी एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको मतलब आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए और मतलब उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने पाँव पर खुद ही खड़े हो सके अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आपकी ये जो आपका विज़न है, इसके लिए तो हमारे पास ये होता है कि काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स आते हैं, वो जो है अपनी इंटर्नशिप करने के लिए क्लिनिक पे आते हैं। तो मैं तो खुद उनको कहता हूँ कि आप आईटी की फील्ड में, उसकी रीज़न क्या है मैं आपको समझाऊँ। मैंने यूरोप में ये चीज़ बड़ी कॉमन देखी है। जैसे अब हम एक क्लिनिक रन कर रहे हैं ना, जब तक हमारी मार्केटिंग नहीं ना होगी तो क्लिनिक हम रन नहीं कर सकते। तो हमें मार्केटिंग अच्छी होती है तो हमारा क्लिनिक रन हो, क्योंकि अब ये एक ग्लोबल वर्ल्ड दुनिया बन चुकी है। तो आपको आईटी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस चलाने के वो नहीं रहे हैं, आपको ऑनलाइन वर्किंग करनी पड़ती है। और जैसा कि अभी हमारे क्लिनिक पे भी हम अभी एआई की टेक्निक पे काम कर रहे हैं। वो हम कैसे करते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है व्हाट्सएप पे एआई के थ्रू। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट हमें पिक्चर शेयर करता है, तो वो एआई उसको खुद ही रिप्लाई कर देती है। एक तो हमारा वो सारा काम बच जाता है, सारे जो स्टाफ के सैलरीज होते हैं वो बच जाती है। और सेकंड, वो उसको बता देती है कि इतना सा आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। उसको एक पिक्चर क्रिएट करके दे सकती है बालों के साथ कि इतने को हमारे बाल आ जाएंगे, तो पेशेंट बड़ा सेटिस्फाई होता है। तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चेंज होना है, और पाकिस्तान को अभी चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आईटी की और एक मज़े की बात है कि इससे डॉलर आते हैं। आपकी जो करेंसी एक्सचेंज होता है तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जी थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई। और थैंक यू वेरी मच अबू बकर भाई इतने टाइम के लिए, इतने पॉडकास्ट के टाइम के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।